पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 3 सितंबर 2025 के रिजल्ट्स के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में निस्बतन कम ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट थी, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो उनके रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2025। पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसके साथ साथ एक अच्छे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट, इसके डिविडेंड और जो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है उसका एनालिसिस किया जाएगा। और साथ साथ जो पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट जो परफॉर्मेंस रही इस कंपनी की, उस हवाले से भी नंबर्स के साथ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ में और इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है उसके हवाले से हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही आपके लिए कोई बाय और सेल कॉल है, बल्कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर की जाती है। जिस कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स और उसके साथ एक बड़े डिविडेंड का ऐलान किया हुआ है हबको, और इस कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से अगर हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो ये नंबर्स आपके सामने हैं जो इन्होंने अपनी अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट रिलीज़ की है आज के रिजल्ट्स के साथ। और यहाँ पर इस कंपनी के नंबर्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके जहन में, या एक बैकग्राउंड आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, या आप इस वक्त जो मौजूदा रिसेंट पास्ट की डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर आपकी नज़र है, तो आपको ऑलरेडी इस बारे में आगाही होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स थे मुख्तलिफ पावर सेक्टर की कंपनीज़ के साथ, उनको रीनेगोशिएट किया और कुछ टर्मिनेट भी हुए। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, बल्कि सारी ही जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं उन पे आया है। क्योंकि इससे पहले जो कैपेसिटी पेमेंट उनको मिलती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। और अब उनको रिवाइज़ किया गया है जो कि कंपनीज़ के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा। यही वजह है कि अभी रिसेंटली जितने भी हमने रिजल्ट्स देखे पावर सेक्टर की कंपनीज़ के, तो पिछले सालों के बरक्स इस दफ़ा कुछ कंपनीज़ तो लॉस में चली गई और साथ साथ कुछ कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह मुतासर हुई। और साथ साथ जो डिविडेंड पे आउट्स थे उसके अंदर भी हमें या तो कमी देखने को मिली, या फिर उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ ने, जैसे सैफ पावर हो गया या कोहिनूर हो गया, इस तरह की कंपनीज़, अल्टन एनर्जी या लाल पीर, तो उन्होंने डिविडेंड्स को ही स्किप कर दिया। अब अगर हम हबको की बात करें तो इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि ये एक अपने सेक्टर की बड़ी कंपनीज़ में से एक कंपनी शुमार होती है, और इसने अपने बिज़नेस को बड़े अच्छे तरीके से डाइवर्सिफ़ाई भी कर रखा है। और बावजूद इसके कि जो पावर परचेज़िंग एग्रीमेंट है उनको रिवाइज़ किया गया है और कुछ को टर्मिनेट किया गया है, उसके बावजूद कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे खड़ी है, इस वजह से ये एक अच्छा रिज़ल्ट बहरहाल इन कंपैरेटिव टर्म्स में देने में कामयाब हुई है। और साथ साथ इस कंपनी ने जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट की उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ आगे चलकर हम शेयर करेंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले में 68% कम हुआ है अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के मुताबिक। 41.5 से कम होकर 13.2 बिलियन पे इसका जो टॉप लाइन है वो रह गई। और इसकी जो बड़ी वजह है वो वही है कि आपका जो मेन इसका बेस प्लांट था उसकी जो टर्मिनेशन हुई है, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 70% का डिक्लाइन है, 30.4 से कम होकर 9.05 बिलियन पे इसका आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ प्रॉफिट ही कम नहीं हुआ पर बल्कि प्रॉफिट मार्जिन भी 73.2 से कम होकर 68.5% रह गया। तो दैट मीन्स के कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इस दफ़ा निस्बतन ज़्यादा बियर करना पड़ी कंपनी को। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 49% का डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 45.6 बिलियन था जो इस साल कम हो गया 23.15 बिलियन रह गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहरहाल अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे नंबर से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कमी है वो 49% है। विच मीन्स के जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं बहरहाल उनको बेहतर तरीके से कर्टेल किया है, क्योंकि जितना परसेंटेज में कमी है इसके ग्रॉस प्रॉफिट में, उसके बरक्स जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें उतनी परसेंटेज टर्म में कमी नहीं है। अब अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि 10.6 बिलियन का इसका फाइनेंस कॉस्ट थी पिछले साल जो इस साल कम होकर 3.2 बिलियन रह गई। तो ऑलमोस्ट 70% की डिक्लाइन है। इसमें एक मेजर रीज़न तो इंटरेस्ट रेट में जो डिक्लाइन आया वो है, और दूसरा चूँकि कंपनी का
जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो भी मुतासर हुआ है। तो जितना ज़्यादा कोई कंपनी फलती फूलती है, जितना ज़्यादा उसका रेवेन्यू होता है, तो उस हिसाब से उसको अपना कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर कंपनीज़ जो फाइनेंसिंग हासिल करती हैं, तो उस वजह से उनकी फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो 34.9 बिलियन से कम होकर 19.9 बिलियन इसका टैक्स रह गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया। और परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो ये तकरीबन 43% की डिक्लाइन बनती है। और कुछ सिमिलर सा हमें नंबर नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर भी, यानी बॉटम लाइन में भी 33.8 से कम हो गए 19.07 बिलियन इसका नेट प्रॉफिट रहा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के मुताबिक। और अगर नेट मार्जिन की बात करें तो 81.5 से बढ़ के 144.4 इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है क्योंकि जो अदर इनकम इसको हासिल हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे ज़्यादा है। तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट इसका बहरहाल कदरे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 26.12 थी इसकी ईपीएस फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और ये इस साल कम होकर 14.71 रह गई है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर अनकंसोलिडेटेड। अब इसके बाद अगर हम हबको के आज के डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि शरिया कंप्लायंस के हवाले से, चूँकि हमारे बेशतर जो सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स होते हैं वो हमेशा कंसर्न्ड होते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि ऐसी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करें जो शरिया कंप्लाइंट हैं। तो हबको की बात की जाए तो ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और इसने आज 100% यानी ₹10 के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि प्रीवियसली इसने ₹5 का ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड भी दिया। तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर वो है ₹15 का। ईपीएस की ऑलरेडी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, 26.12 से कम होकर 14.71 रह गई और तकरीबन 44% का इसमें डिक्लाइन आया ईपीएस में। इसकी बुक क्लोजर डेट इस रिजल्ट के हवाले से 8 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 6 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 3 अक्टूबर 2025। करंट प्राइस इसके शेयर की 176.48 है। आज के दिन बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला इसके शेयर प्राइस में, आगे चल के हम ग्राफ को भी देखेंगे। जबकि डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्ट करता है इस प्राइस के ऊपर हबको के शेयर्स में, तो उसको फिर पर शेयर ₹10 के हिसाब से जो डिविडेंड मिलेगा वो लगभग ₹5,660 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड अगर इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की हम कैलकुलेट करें तो 8.5% बनती है, जो कि करंट इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को देखें और जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में उसके मुताबिक देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं है। लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि माजी में अगर देखें तो इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड होती थी या डिविडेंड पे आउट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस होते थे। तो अब ऑब्वियसली जो पीपीए के हवाले से चेंजेस आई हैं तो उसका एक इम्पैक्ट तो आना ही है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम ओवरऑल देखें तो चंद एक ही कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड यील्ड जो है वो इस वक्त 10% या उससे ऊपर है या उसके आसपास है, तो उस लिहाज से ये स्टिल एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 2021 में ₹16.52 की अर्निंग के साथ ₹12 का डिविडेंड था, और ये जितनी भी अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अनकंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। 2022 में ₹16.29 की अर्निंग थी और ₹6.5 का डिविडेंड था। जबकि 2023 में ₹23.85 की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ ₹30 का डिविडेंड, 24 में ₹26.12 की ईपीएस के साथ ₹20 का डिविडेंड, और अब 2025 में ₹14.71 की अर्निंग के साथ ₹15 का डिविडेंड। बहरहाल अगर कंसोलिडेटेड ईपीएस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी ₹35 से ज़ायद रही है। इसके बाद अगर हम आज के दिन की और ओवरऑल पिछले एक साल की प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें तो आज की बात करें तो ₹176.48 पे इसकी क्लोजिंग हुई, ₹13.25 का इजाफा हुआ और 8.12% का एक बड़ा जंप आज के दिन इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला, विच मीन्स कि आज जो इसकी अनाउंसमेंट थी रिजल्ट्स की उसको इन्वेस्टर्स ने बहुत पॉजिटिव लिया। अगर आज के दिन की रेंज की बात करें तो ₹163.50 इसका लो रहा, ₹178.88 इसका हाई रहा, यानी कि आज के हाई के काफ़ी करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई। 52 वीक्स की बात करें तो ₹93 इसका लो रहा और ₹178.88 यानी आज के दिन ही 52 वीक्स का हाई भी इसने टच किया। ओवरऑल अगर हम पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में तकरीबन एक डिप आई थी काफ़ी, और शेयर की जो प्राइस है वो अच्छा खासा नीचे गिर गई थी और लगभग 90 के आसपास यानी 93 या 94 के आसपास चली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर शेयर की प्राइस में दोबारा से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला, और ओवरऑल देखा जाए तो थ्रू आउट द ईयर हम कह सकते हैं कि शेयर की प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी मुस्तहकम रही और शेयर ने
बावजूद इसके कि पीपीए की टर्मिनेशन हुई, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहीं वो भी जो पावर सेक्टर है उसके लिए ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद चूँकि इस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ईवीज़ के हवाले से और माइनिंग के हवाले से और दीगर सेक्टर्स में भी ये अपने कदम गाड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को अगर जहन में रखें तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये कंपनी आगे चलकर मज़ीद स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आएगी। इसलिए ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है वो इस कंपनी पे ख़ास तौर पे बहाल है। तो ये थी आज की रिज़ल्ट के हवाले से डिटेल जो आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है तो उसके हवाले से कमेंट सेक्शन हाज़िर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ये इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ आगे चलकर इस चैनल पर अपलोड हो उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।